अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम वेब डेवलपमेंट का मॉड्यूल 116 से 120 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं XML एट्रीब्यूट्स की। बिल्कुल HTML की तरह XML एलिमेंट्स में भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट वो इन्फॉर्मेशन होती है जो एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो लेकिन एलिमेंट के एक्चुअल डेटा का हिस्सा ना हो। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, एट्रीब्यूट एलिमेंट के ओपनिंग टैग में लिखा जाता है, नेम और वैल्यू के रूप में। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, बुक एलिमेंट के अंदर कैटेगरी इक्वल्स चिल्ड्रन लिखा है। ये कैटेगरी एट्रीब्यूट है जो बताता है कि ये बुक चिल्ड्रन के लिए है, लेकिन ये बुक का कंटेंट नहीं, ये उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल, XML में एट्रीब्यूट वैल्यूज हमेशा कोट्स में होनी चाहिए। सिंगल कोट्स भी चल सकते हैं और डबल कोट्स भी। अगर वैल्यू में खुद डबल कोट्स आने हों तो सिंगल कोट्स यूज करो बाहर से, या फिर एंटिटी रेफरेंस एंड कोट यूज करो। अब देखते हैं एक कॉमन कंफ्यूजन, कब डेटा को एट्रीब्यूट बनाऊं और कब एलिमेंट। ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों वैलिड तरीके हैं, लेकिन दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। इस कंपैरिजन टेबल में देखो 3 तरीके डेट ऑफ बर्थ के एग्जाम्पल से। पहला तरीका, डेट ऑफ बर्थ को एट्रीब्यूट बना दो, जैसे डेट ऑफ बर्थ इक्वल्स 11 Feb 1976। दूसरा तरीका, डेट ऑफ बर्थ को एक सिंपल एलिमेंट बना दो जिसके अंदर सिर्फ डेट लिखी हो। तीसरा तरीका, डेट ऑफ बर्थ को एक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट बना दो जिसमें डेट, मंथ और ईयर अलग अलग चाइल्ड एलिमेंट्स हो। अब देखते हैं कौन सा तरीका बेहतर है। नोट्स के मुताबिक कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एक्चुअल डेटा को एलिमेंट में रखो। तीसरा तरीका सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एक्सटेंसिबल है। आप बाद में और भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं बिना स्ट्रक्चर तोड़े। अब ये समझो कि एट्रीब्यूट्स यूज़ करने में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इस चेकलिस्ट में देखो, पहली लिमिटेशन, एट्रीब्यूट में एक ही वैल्यू हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं। दूसरी लिमिटेशन, एट्रीब्यूट में ट्री स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, यानी नेस्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं रखी जा सकती। तीसरी लिमिटेशन, एट्रीब्यूट्स इजीली एक्सटेंसिबल नहीं होते, फ्यूचर में चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर एट्रीब्यूट्स कब यूज़ करें? इस कोड एग्जाम्पल में देखो, पर्सन एलिमेंट के साथ ID इक्वल्स 101 लिखा है। ये ID एक्चुअल डेटा नहीं है, ये मेटा डेटा है, यानी एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम के लिए है, यूज़र के लिए नहीं। ये एट्रीब्यूट्स का बेस्ट यूज़ केस है, मेटा डेटा स्टोर करना, जैसे IDs, रेफरेंसेस या आइडेंटिफायर्स। अब एक नए टॉपिक की तरफ, XML नेम स्पेसेस। पहले ये समझो कि प्रॉब्लम क्या है। XML में एलिमेंट नेम्स डेवलपर खुद डिफाइन करता है। अब सोचो, 2 अलग XML डॉक्यूमेंट्स हैं और दोनों में एक टेबल एलिमेंट है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, पहले डॉक्यूमेंट में टेबल है जिसमें HTML टेबल का डेटा है, रोज और सेल्स। दूसरे डॉक्यूमेंट में टेबल है जिसमें फर्नीचर का डेटा है, नेम, विड्थ और लेंथ। इस डायग्राम में देखो, दोनों में टेबल का नाम सेम है लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग। जब इन दोनों XML डॉक्यूमेंट्स को एक साथ एक एप्लीकेशन में यूज करो तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। पार्सर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा टेबल कौन सा है। अब देखते हैं सॉल्यूशन। नेम कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रीफिक्स से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, HTML टेबल के सारे एलिमेंट्स के आगे H प्रीफिक्स लगाओ और फर्नीचर टेबल के आगे F प्रीफिक्स। अब H टेबल और F टेबल बिल्कुल अलग हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। अब देखते हैं प्रीफिक्स डिफाइन कैसे करते हैं। सिर्फ प्रीफिक्स लगाना काफ़ी नहीं, उस प्रीफिक्स को एक नेम स्पेस से भी जोड़ना पड़ता है। ये काम XMLNS एट्रीब्यूट से होता है। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, XMLNS का सिंटैक्स है XMLNS:prefix = URI। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, h.table के ओपनिंग टैग में XMLNS H लिखा है और उसकी वैल्यू एक URI है। इसी तरह f.table में XMLNS F एक अलग URI से जोड़ा गया है। अब ये दोनों प्रीफिक्सेस ऑफिशियली डिफाइन हो गए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये URI सिर्फ एक यूनिक नाम देने के लिए है। पार्सर इस URI पर कोई इन्फॉर्मेशन लेने नहीं जाता, बस यूनिकनेस इंश्योर होती है। अक्सर लोग कोई रेलेवेंट वेब एड्रेस URI के रूप में देते हैं। इसके बाद बात करते हैं डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस की। अगर आप चाहते हैं कि एक नेम स्पेस के लिए बार बार प्रीफिक्स ना लिखना पड़े तो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, टेबल टैग में सिर्फ XMLNS लिखो बिना कोई प्रीफिक्स के, और उसके बाद सारे चाइल्ड एलिमेंट्स पर प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। अब एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, DTD। DTD का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, DTD एक XML डॉक्यूमेंट के लीगल बिल्डिंग ब्लॉक्स डिफाइन करता है। ये बताता है कि डॉक्यूमेंट में कौन से एलिमेंट्स अलाउड है, कौन से एट्रीब्यूट्स और क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए। अब 2 टर्म्स याद रखना। पहला, वेल फॉर्म्ड XML वो होता है जिसका सिंटैक्स करेक्ट हो।
दूसरा, वैलिड XML वो होता है जो वेल फॉर्म्ड भी हो और किसी DTD के रूल्स के मुताबिक भी हो। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, एक नोट XML है, उसकी दूसरी लाइन में डॉक टाइप डिक्लेरेशन है जो note.dtd फाइल की तरफ पॉइंट कर रहा है। जब ये डॉक्यूमेंट वैलिडेट होगा, DTD इंश्योर करेगा कि नोट के अंदर टू, फ्रॉम, हेडिंग और बॉडी ये सब एलिमेंट्स मौजूद हों। इसके बाद DTD का एक और यूज़ देखो, एंटिटी डिक्लेरेशन। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, डॉक टाइप के अंदर एंटिटी डिक्लेयर की है। राइटर एंटिटी में फैसल निसार स्टोर है, कॉपीराइट एंटिटी में कॉपीराइट वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब डॉक्यूमेंट में जहां भी एंड राइटर या एंड कॉपीराइट लिखो, वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाता है। ये रेपिटेटिव टेक्स्ट को रीयूजेबल बनाता है। अब देखते हैं DTD का एक ज़्यादा पावरफुल ऑल्टरनेटिव, XML स्कीमा। XML स्कीमा भी DTD की तरह XML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, लेकिन ये DTD से काफ़ी बेहतर है। इस कंपैरिजन टेबल में देखो DTD और XML स्कीमा के दरमियान फ़र्क। XML स्कीमा खुद XML में लिखा जाता है, एक नई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं। स्कीमा एक्सटेंसिबल है, बाद में एडिशंस हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज, स्कीमा डेटा टाइप सपोर्ट करता है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, बुक स्कीमा में टाइटल और ऑथर का टाइप access.string है, पब डेट का टाइप access.date है और प्राइस का टाइप access.decimal है। DTD में ये पॉसिबल नहीं था, वहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन होती थी, डेटा टाइप नहीं। अब अगर कोई प्राइस फील्ड में टेक्स्ट डाल दे, स्कीमा इमीडिएटली एरर दे देगा। अब इस चेकलिस्ट में देखो डेटा टाइप्स के फ़ायदे। कंटेंट डिस्क्राइब करना आसान, डेटा पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना आसान, डेटा की करेक्टनेस वेरीफाई करना आसान और अलग डेटा टाइप्स के बीच कन्वर्जन भी आसान हो जाता है। अब देखते हैं XML स्कीमा का एक और बड़ा फ़ायदा, ये XML की अपनी सिंटैक्स यूज़ करता है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, नोट का स्कीमा एक्सेस एलिमेंट से बना हुआ है। ये बिल्कुल वही XML स्ट्रक्चर है जो आप पहले से जानते हैं, सिर्फ एक्सेस प्रीफिक्स के साथ। कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखनी। इस चेकलिस्ट में देखो इसका प्रैक्टिकल फ़ायदा। पहला, अपना XML एडिटर यूज़ कर सकते हैं स्कीमा फाइल्स लिखने के लिए। दूसरा, अपना XML पार्सर यूज़ कर सकते हैं स्कीमा पार्स करने के लिए। तीसरा, XML DOM से स्कीमा को प्रोग्रामेटिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं। और चौथा, XSLT से स्कीमा को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। एक टूल सेट, एक लैंग्वेज, सब कुछ मैनेज हो जाता है। आखिर में बात करते हैं दो और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ की, XSLT और XPath। पहले XSLT। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, XSLT का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशंस। ये XML के लिए रेकमेंडेड स्टाइल शीट लैंग्वेज है। XSLT का काम है XML डॉक्यूमेंट्स को दूसरे फॉर्मेट्स में ट्रांसफॉर्म करना, जैसे XML को HTML में बदलना। आप XSLT से एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स ऐड या रिमूव कर सकते हैं, एलिमेंट्स को रीअरेंज या सॉर्ट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स दिखाने हैं और कौन से नहीं। अब देखते हैं XPath। इस फ्लो डायग्राम में देखो, XSLT अकेला काम नहीं करता, ये XPath यूज़ करता है XML डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। XPath का फुल फॉर्म है XML पाथ लैंग्वेज। ये एक सिंटैक्स है जो XML डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक पार्ट्स को लोकेट करने के लिए यूज़ होती है। तो पूरा फ्लो कुछ ऐसा है, XPath लोकेशन बताता है, XSLT उस लोकेशन पर जाके ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो आज हमने मॉड्यूल 116 से 120 में XML एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स वर्सेस एट्रीब्यूट्स, नेम स्पेसेस, DTD, XML स्कीमा और XSLT और XPath का इंट्रोडक्शन कवर किया। ये सब मिलके XML को एक कंप्लीट, स्ट्रक्चर्ड और पावरफुल डेटा लैंग्वेज बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।